नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, आपका ज्ञानी बाबा। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की। ये दोनों शब्द आपने हर जगह सुना होगा, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर घर में, यहाँ तक कि हर युवा के जुबान पे आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं से भी अर्निंग करता है और इकोनॉमी को रन करता है तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एग्रीकल्चर से एम्प्लॉय हूँ, मतलब एग्रीकल्चर से कुछ अर्निंग कर रहा हूँ और उससे अपना खर्चा चला रहा हूँ या उससे हम अपने घर की इकोनॉमी रन कर रहे हैं, तो वो होती है कि वो एग्रीकल्चर आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। और अगर मान लीजिए कि आप दुकान करते हैं या खुद अपना कोई धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। आप अपना बिजनेस करना एक जो है एम्प्लॉयमेंट हो गया। और मान लीजिए कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी भी नौकरी करते हैं तो नौकरी करना आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इन सब चीज़ों में किसी में भी कोई नहीं है तो वो अनएम्प्लॉय है, मतलब वो कहीं से भी अर्निंग नहीं कर रहा है तो अनएम्प्लॉय है। अब हम अगर भारत जैसे देश की बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी पाना ही एम्प्लॉयमेंट है। तो उसके बारे में आगे देखेंगे कि वो सही है या गलत है। तो अगर हम बात करते हैं भारत जैसे देश की तो इसको आंकड़ों से समझना होगा कि भारत में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है। अगर मैं बात करता हूँ डेटा की या आंकड़ों की, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जो रोजगार और बेरोजगारी का डेटा है, वो सरकार हर 10 साल में एक बार बनवाती है और अलग अलग तरीके मापदंडों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जो डेटा इकट्ठा की जाती है उसको किया जाता है। अब अगर मैं 1955 से ले लूँ, 1955 से बात करूँ तो 1955 में जो बेरोजगारी दर थी, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, वो 1.2% था। 1973 में 1.5%, 1978 में 2.8%, 1983 में 1.8%, 1988 में 2.5%, 1994 में 2%, 2000 में 2.4% और 2005 में 2.3%, 2012 में 2.1% और 2016 में 3.7%। मतलब अभी जो करेंटली हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है 3.7% जो लोग बेरोजगार हैं अभी। तो ये जो डेटा है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डेटा, ये डेटा हमने जो लिया है वो जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो भारत का है उससे ये डेटा उठाया गया है और इसको कलेक्ट किया गया है। तो जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसमें दिख रहा है आपको। अभी जो देख रहे हैं 2016 में 3.7%। मतलब अगर मैं 1955 से लेकर 2016 तक की बात करूं तो 2016 में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर मैं इस डेटा को एनालिसिस करता हूं तो ये पाता हूं कि 2016 में 3.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये तो सबसे ज़्यादा है, अभी तक जो हिस्ट्री रही है उसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा क्यों हुआ है, आइए चलिए इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। और हम देखते हैं एक और एनालिसिस जो कि स्टैटिस्टिकल ब्यूरो द्वारा ही किया गया है। वो एनालिसिस है जो आप पीछे देख रहे हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितने % है। तो इसमें देखेंगे तो जो ग्रेजुएट एंड एबव है, जो देख रहे हैं ग्रेजुएट एंड एबव है, वो लोग सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉय हैं और वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता गया है। वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता गया है। तो वो लोग जो अनएम्प्लॉय हैं, तो भाई अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि जो ग्रेजुएट एंड एबव लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉय होने लगे हैं। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये रेखा जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है, जिसका परसेंटेज जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर ये जो है 2012 और 2016 तक का ये है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज बाय लेवल ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो जो ये रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कैसे बढ़ा है, आइए चलिए उसको भी हम आज जानते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके जड़ की, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी बढ़ी है ग्रेजुएट और एबव लोगों की, उसकी जड़ क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 10.76 मिलियन, 1,76,00,000 ग्रेजुएट जो है भारत में थे और हर साल
लगभग 16,70,000 ग्रेजुएट जो है वो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। अब अगर देखा जाए तो सारे लोगों को अगर सरकारी नौकरी चाहिए, अगर हर कोई ये मान ले कि भाई सरकारी नौकरी ही केवल एक रोजगार है, तब तो भारत क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग हर साल ग्रेजुएशन करके निकल रहे हों और उनको नौकरी दे दे। तो आइए हम बात करते हैं कि इस समस्या का आखिर समाधान क्या है। तो इस समस्या का समाधान के लिए देखिए, जो रोजगार है वो ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, और शिक्षा की दर हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जानी है। 2011 में जो शिक्षा की औसत दर थी वो 73% थी, मतलब 73% थी। वही 2017-18 में बढ़ के 77.7% हो गई, जो 77.7% हो गई। अब जो शिक्षा की दर है वो तो लगातार बढ़नी है, वो कम होनी नहीं है। दिन प्रतिदिन जो शिक्षित लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़नी है, जो ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं उनकी भी जनसंख्या बढ़नी है। तो आखिर क्या किया जा सकता है जिससे कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम। तो अगर मैं बात करूँ 2035 की, तो अगर मैं सारी स्थिति को सेम मान लेता हूँ कि जो हमारी 30% महिलाएं हैं, लगभग 30% महिलाएं अभी रोजगार में हैं, तो 30% महिलाएं वो रोजगार कर रही हैं और 75.5% पुरुष इस टाइम रोजगार में हैं, तो वो भी 75.5% ही रहता है। और जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो इसी रेशियो में रहती है। तो 2035 में क्या हो सकता है, आइए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ और उसके बारे में फिर उसका थोड़ा सा मतलब भी समझाता हूँ। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं उसका एक एक चीज़ तो बताना थोड़ा सा ये होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जो ये चार्ट्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हर साल भारत में कम से कम 70 से 80 लाख नए लोग ऐसे पैदा होंगे जिनको कि रोजगार चाहिए। वो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और नॉन ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, लेकिन 70 से 80 लाख के बीच में वो होंगे, ठीक है। और उनको रोजगार देने के लिए जो हमारा करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से कम 1,20,00,000 से 1,30,00,000 नए रोजगार पैदा करने होंगे। तो इतना ज्यादा रोजगार पैदा करना, इतना ज्यादा रोजगार के सोर्सेज बनाना इतना आसान काम तो है नहीं, और ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है कि इतना ज्यादा रोजगार जो है वो इजीली पैदा हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो कुछ स्टेप्स हैं वो बताने की कोशिश की है। अगर उस स्टेप्स पे अमल किया जाए तो हमारे देश में रोजगार की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है, या कह सकते हैं कि अगर सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो रोजगार की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो आइए हम एक एक करके उन स्टेप्स को जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। तो पहला स्टेप है जो हमारा कृषि प्रधान देश है। सबने सुना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उसको कहने का कारण कुछ था। जो पहले जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला क्षेत्र था वो था कृषि, एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमें ये बोला जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और समय के साथ साथ ये डिक्लाइन होता गया। जो रोजगार देने की और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो कृषि का धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। बाकी क्षेत्र में थोड़ा सा विकास हुआ, लेकिन कृषि जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता था और जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता था उसमें डिक्लाइन हो गया। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको दोबारा उसी स्ट्रेंथ के साथ और आगे बढ़ाना होगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करनी होगी, और हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी उसका और ज़्यादा बढ़ाना होगा। दूसरा है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। पहले हम देखते थे कि हर एक पार्ट पे जो भी हम पार्ट खरीदते थे या जो भी हम चीज़ें खरीदते थे, कोई मेक इन चाइना लिखा हुआ है, कोई मेक इन ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, कोई मेक इन ताइवान लिखा हुआ है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी तो थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, हम इंडिया में बहुत कम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे। जितने भी हमारे आर्म्ड थे वो हम बाहर से मंगवाते थे, जितने भी हमारे असलहे या गोला बारूद या डिफेंस के सामान चाहिए होते थे वो हम बाहर से मंगवाते थे। तो भारत को इसमें
सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा और हमें अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से एम्प्लॉयमेंट का क्या लेना देना है? जी बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट का लेना देना है। अगर भारत में कंपनियां खुद का सामान बनाएंगी तो उसको बनाने के लिए लेबर फोर्स की ज़रूरत तो होगी, लेबर की ज़रूरत तो होगी, और उस लेबर में छोटे से छोटे मतलब कम पढ़े लिखे लेबर, ग्रेजुएट्स या और भी लोग जो और ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, उनकी भी ज़रूरत होगी। तो हमें भारत को दूसरा स्टेप यह है कि हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। अब उसके लिए भारत सरकार ने अभी बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं जो कि इसमें बहुत सारा सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। जैसे स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भारत में है वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से या बनाने में मदद करने से हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर सकता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो तीसरा स्टेप है वो है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। आप देख रहे होंगे हर जगह रोड, ओवर ब्रिज और ये सारी चीज़ें बन रही हैं और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितना तेज़ी से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तेज़ होगा, उतनी जल्दी उतने कम टाइम में हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। या उसमें और जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कम लगेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा और ग्रो करेगा। और उसके बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो सकता है। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बढ़ाना भी एक अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का अच्छा जरिया है। जो चौथा पॉइंट है वो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के द्वारा नए रोजगार का सृजन करना। और देखिए जो चाइना है, अभी चाइना को देखा होगा 1980 से पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, वो भारत की तरह है एकदम नॉर्मल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था। लेकिन उन्होंने अपने जो देश है उसके अंदर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हर जगह डेवलप किए। हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक ज़िले में उन्होंने उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रमोशन किया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। तो भारत में भी वही पैटर्न अपनाना होगा। हमें हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खोल के और एम्प्लॉयमेंट का जरिया अपनाना होगा। इससे क्या होगा कि आप खुद एम्प्लॉय तो होंगे ही, आपके आसपास का जो 2-4 लोग या और 10 लोग जो आपके अंडर में काम करेंगे, जो आपके साथ काम करेंगे, वो भी एम्प्लॉय होंगे। तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का लगाना एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है और ये बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकता है। तो जो पांचवा पॉइंट है वो है पर्यटन। देखिए बहुत सारी कंट्री ऐसी आपने देखी होगी कि जो काफ़ी डेवलप्ड हैं और वहाँ पे जो उनके रोजगार का मेन सोर्स है वो है पर्यटन। लोग वहाँ जाते हैं, खर्चा करते हैं और फिर वापस चले आते हैं और उनको रोजगार मिलता है। तो इस तरीके के हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे अभी सरकार ने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई, तो एक पर्यटन के लिए नया सोर्स वहाँ पे जनरेट किया और वो पर्यटन की वजह से वहाँ के बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं ना, वहाँ पे उनको रोजगार मिला। ऐसे ही राम मंदिर का भी निर्माण किया, वो भी एक पर्यटन का सोर्स जनरेट किया और उसके आसपास कम से कम 200 किलोमीटर एरिया में बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे। ये रोजगार बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम बाद में बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके के रोजगार हो सकते हैं। लेकिन पर्यटन मतलब बहुत ही कम लागत में और बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट करने का संसाधन है और कह सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म तक इसका इफेक्ट रहता है। तो पर्यटन उसका एक समाधान हो सकता है। देखिए आज का वीडियो बनाने के पीछे पर्पज केवल इतना था कि भारत में हर रोज अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेके एक युद्ध छिड़ा हुआ है और उसको ख़त्म करने का केवल एक मार्ग है, वो है डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जो मैंने अभी 5 बुलेट पॉइंट्स बताए, उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम डेवलपमेंट करके और रोज़गार को उत्पन्न कर सकते हैं, नए रोज़गार का उत्पन्न कर सकते हैं और जो हमारे अनएम्प्लॉय लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो बात है कि हमें जो एक तरीके से आदत है, भारतीयों को एक आदत होती है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री की मिले ना तो उसके पीछे भागते हैं, वो अपना भविष्य नहीं देखते हैं।
तो मैं केवल इतना समझाना चाहूँगा कि फ्यूचर, जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है उसके बारे में सोचें। जो फ्री की चीज़ें हैं, जो लोक लुभावन वादे हैं, उनके बारे में ना सोचें और उसके हिसाब से अपने जो प्रतिनिधि हैं, अपने जो लीडर हैं, उनको चुनें। मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट करने की सोच रखता हो, जो भारत को आगे ले जाने की सोच रखता हो, उसको चुने, ना कि उसको जो कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करता हो या फ्री की चीज़ें देने की कोशिश करता हो। क्योंकि अभी तो आपको कुछ पैसे, छोटा अमाउंट या थोड़ा बड़ा अमाउंट फ्री का मिल जाएगा, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो उसकी बर्बादी से बचने के लिए आपको फ्री की चीज़ों पे नहीं, डेवलपमेंट की चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई डेवलपमेंट की चीज़ 5,000 करोड़ रुपए में एक डेवलपमेंट की चीज़ बन गई और उससे 400, 500 या 1,000 लोगों का रोजगार मिल रहा है, तो वो 1,000 लोगों की आगे वाली कई सारी पीढ़ियां सुधर सकती हैं। लेकिन अगर 200-200 रुपये हर किसी को दे दिया जाए ना घर में, तो वो इसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो बस इतना कहना चाहता था। अब आप कहेंगे कि इसमें मोटिवेशन कहाँ है? भाई रोज़गार नहीं होता तो मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता। तो रोज़गार की बात करना सबसे पहला काम है, इसीलिए मैं आज कर रहा था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।